everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमें पता है हमारी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसका कि हमने किया था लेक्चर 1 स्टार, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि जेनेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और किस तरह से जो पहले के टाइम में फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम ह्यूमन वाज नोइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और ह्यूमंस को ये भी पता था कि जो वेरिएशंस है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण है ना। जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं उनका कहीं ना कहीं लिंक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। और हमने ये भी डिस्कस किया कि पर इस जो भी उनकी नॉलेज थी वेरिएशंस को लेकर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर, उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था। तो उस टाइम साइंटिफिक बेस किसने दिया? हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज जॉन ग्रीगर मेंडल ने, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, हमने डिस्कस किया था अबाउट देयर मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो थे वो कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। तो एक बार जरा सा हम रिवाइज करते हैं इन सब बातों को कि क्या क्या हमने हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन हमने जो लिया था इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जेनेटिक्स होती है, क्या होती है बेटा जेनेटिक्स? हमने पढ़ा कि जेनेटिक्स जो है दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दो हमारे सामने टर्म्स आती हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना, यही है ना हमारे चैप्टर का नाम, राइट। तो हेरिडिटी क्या है बेटा? हेरिडिटी है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स, कहाँ से? पेरेंट्स से अपने बच्चों के अंदर जो ट्रेट्स का, जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो जो बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट्स से, वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हमने बोला था इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिशन होना इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, ठीक है। वेरिएशंस क्या है बेटा? किस अमाउंट से, किस डिग्री से जो बेबीज हैं अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, किस तरह से उनके अंदर वेरिएशंस है, या दो भाई भाई, दो बहन बहन, दो भाई बहन आपस में किस तरह से उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। तो हम ये बोल सकते हैं दैट डिग्री ऑफ वेरिएशंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स और बिटवीन टू ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी के बेटा लाइंस है जिनको हमने समराइज किया है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या था? कोई साइंटिफिक बेस तो था नहीं, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो उस साइंटिफिक बेस देने का जो क्रेडिट है वो सारा किसको जाता है? हमारे मेंडल जी को। तो अगर हम मेंडल्स की डिटेल्स की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 22 जुलाई 1822। वर्क किया बेटा उन्होंने 1856 में, उनका वर्क जो है स्टार्ट किया था और 63 तक उनका वर्क चला था। हालांकि जीते जी उनको ये काम को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था, राइट। तो काम किसके ऊपर था इनका? गार्डन पी के ऊपर, और साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का, मटर का पौधा, दैट इज पाइसम स्टाइवम, राइट। 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं, कौन कौन? कॉरेंस, शमाक और डेवरिज, जिन्होंने मेंडल के जितना भी वर्क था वो अनपब्लिश्ड रह गया था, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। 1863 तक उनका जो काम चला था, 6 से 7 साल तक। जो उनकी डेथ के बाद इन 3 साइंटिस्ट ने 1900 के अंदर दोबारा से रीडिस्कवर किया और फिर जाके मेंडल जी के वर्क को क्या मिला था? रिकॉग्निशन मिला था, ठीक है। तो देखो हमने और क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। हमारी पिछली सारी डिस्कशन का एक तरह से हम रिवीजन कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स जो मेंडल जी ने किए थे उनके, वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे? वो थे हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ह्यूमंस को बहुत पहले से थी। डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए वो बहुत सारे एनिमल्स को आपस में ब्रीड कराते रहते थे, क्रॉप्स के ऊपर ब्रीडिंग उनकी चलती रहती थी, हाइब्रिड्स वो बनवाते रहते थे, ठीक है। बट कोई साइंटिफिक बेस नहीं था। तो मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, हाउ
he was successful in giving that scientific base to his experiments. देखो, he was a mathematician, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज किया किसके अंदर, बायो की प्रॉब्लम के अंदर पहली बार ऐसा हुआ, राइट। और उन्होंने रिजल्ट किए, ऐसा नहीं कि बस एक ही बार जो रिजल्ट आया उसको मान लिया, नहीं, उन्होंने बार बार रिपीटेड सेल्फिंग से अपने रिजल्ट्स को चेक किया, वेरीफाई किया, ठीक है। और वेरीफाई करने के साथ साथ उन्होंने जो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स एक बहुत ही लार्ज सैंपल साइज के ऊपर कंडक्ट किए थे ताकि ऑथेंटिसिटी वो ला सके। और फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं बोल दिया कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, उन्होंने क्या किए, जनरल प्रिंसिपल्स दिए रादर देन ऐसे ही कोई डाटा दे दिया, नहीं, उन्होंने बाकायदा प्रिंसिपल दिए अपने वर्क के बाद। और काम क्या था बेटा उनका, 7 कैरेक्टर्स उन्होंने इंक्लूड किए थे अपने हाइब्रिडाइजेशंस के एक्सपेरिमेंट में। आपके लिए हमने यहाँ पे लिखे हैं कि कौन कौन से वो कैरेक्टर्स थे, ये आपको याद रखने हैं कि विच वन इज डोमिनेंट, विच वन इज रिसेसिव, ठीक है। हम बात करेंगे फिलहाल के लिए डोमिनेंट का मतलब सिर्फ इतना समझो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, दैट इज डोमिनेंट, ठीक है। और जो बेचारा दबा रह जाए दैट इज सप्रेस्ड। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, 7 कैरेक्टर्स थे, पहला कैरेक्टर लिया उन्होंने हाइट का, देन फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो आप इनको याद रखोगे एज इट इज। तो आपके लिए क्या तरीका है, देखो ये एक हाइट का तो अलग हो गया, देन 2 फ्लावर के हैं, 2 पोड के हैं और 2 सीड के हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स लेके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट। हाइट के अंदर टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था, शॉर्ट वाला क्या था बेटा, ड्वार्फ था। फ्लावर की अगर पोजीशन की बात करो तो एक्सिलरी पोजीशन हमने डिस्कस किया था, एक्सिलरी पोजीशन होती है इस तरह से, अगर यहाँ पे एक्सिला के अंदर फ्लावर अगर ग्रो कर रहा है, फ्लावर इमर्ज हो रहा है, दैट इट इज एक्सिलरी पोजीशन, ठीक है। और टर्मिनल होगा बिल्कुल टिप के ऊपर, राइट। फ्लावर के कलर की बात करो तो पर्पल डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। पोड शेप की अगर बात करो तो जो इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ जो होगा दैट इज डोमिनेंट, और जो कंस्ट्रिक्टेड होगा दैट इज रिसेसिव। पोड कलर, ग्रीन वन इज डोमिनेंट, येलो वन इज रिसेसिव, येलो वन इज रिसेसिव, ठीक है। चलो, पोड कलर ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज। सीड शेप में देखो जो राउंड सीड होंगे, राउंड कलर जो शेप होगी दैट इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रिसेसिव। सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव, ठीक है। ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। और हमने क्या क्या डिस्कस किया था, अब देखो हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेंडल के वर्क थे, है ना, मेंडल जी का जो वर्क था, उन्होंने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमारी जो डिस्कशन रही थी वो हमने ये देखा, उन्होंने लिए थे बेटा प्योर टॉल प्लांट्स और प्योर ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है। हमें प्योर लाइन का मतलब पता है कि अगर एक ही जनरेशन को बार बार प्योर कैरेक्टर के साथ, मतलब विद होमोजाइगस कंडीशन में अगर हम क्रॉस कराते रहें तो उसको बोलते हैं हमारे पास वही वाला कैरेक्टर आ जाता है। तो ये थी उनकी F1 जनरेशन, ठीक है। और यहाँ से सारे के सारे प्लांट उनके पास कैसे आए थे, टॉल। F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल। तो यही उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि F1 जनरेशन जो है रिजेंबल्स ईदर ऑफ द पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट मतलब दोनों में से एक पेरेंट से मैच करेगी। टॉलनेस वाला कैरेक्टर उनको मिला, टॉल एक ही पेरेंट था, दूसरा पेरेंट क्या लिया था उन्होंने, ड्वार्फ लिया था, ठीक है। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि F1 जनरेशन के अंदर सारे जो भी उनको पौधे मिले वो अपने किसी न किसी एक पेरेंट के साथ रिजेंबल कर रहे थे, ठीक है, ओके। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी जो F2, फिर उन्होंने क्या किया था, इनकी सेल्फिंग कराई थी। सेल्फिंग मतलब F1 जनरेशन के मेंबर्स को ही लेकर उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस। क्रॉस का मतलब एक मेल होगा बेटा, एक उन्होंने फीमेल ले लिया होगा, मतलब एक प्लांट की पोलन ले ली होंगी और दूसरे प्लांट के उन्होंने एग ले लिया होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, दूसरी बार जब सेकेंड बार जनरेशन के अंदर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक तो आया है टॉल, दूसरा भी आया है टॉल, दूसरा प्लांट भी टॉल आया, तीसरा भी टॉल आया। उन्होंने देखा जो फोर्थ वन है ना, फोर्थ वन वो आ गया है पहले पेरेंट के जैसा,
ठीक है, मतलब यही चीज हमने डिस्कस की थी। तो F2 जनरेशन के अंदर बोथ द पेरेंट्स, F2 जो जनरेशन थी वो रिजेंबल कर रही थी अपने दोनों पेरेंट्स के साथ कंप्लीटली। इसका मतलब टॉल वाले प्लांट भी मिले उनको और उनको ड्वार्फ वाले प्लांट भी मिले। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मैंडल जी के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने ये बोली, हालांकि F2 के अंदर नंबर ऑफ वन प्रोजेनी इज मोर, मतलब टॉल वाले जो प्लांट्स थे वो ज्यादा थे, 3:1 का रेशियो आया, 3:1 का रेशियो आया। तो ये थी उनकी ऑब्जर्वेशन। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने क्या निकाले, कुछ कंक्लूजन। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकाला कि देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा है जो अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों तक बिना कुछ चेंज हुए एज इट इज पास हो रहा है, दैट इज स्टेबली पास। स्टेबली पास का मतलब विदाउट एनी चेंज, इन एन अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, अब इस समथिंग को क्या नाम दिया गया बेटा, इस समथिंग को मैंडल जी ने क्या बोला, दैट इज दीज आर द फैक्टर्स, जिसको बाद में हमने क्या बोल दिया, जीन्स। मैंडल का समथिंग वाज कॉल्ड एज फैक्टर, जिसको हमने बाद में बोला जीन। और मैंडल जी ने यह भी बताया कि फैक्टर्स दे अकर इन पेयर्स, राइट। नंबर 2, दे कंट्रोल ट्रेट्स, मतलब कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। नंबर 3, दीज आर द डिस्क्रीट यूनिट, मतलब जिनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। नंबर 4, दैट दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते। इसीलिए जब उनको F2 प्रोजेनी के अंदर जो प्लांट मिले वो कैसे थे, या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे, कोई भी प्लांट मीडियम हाइट का उनको नहीं मिला। ठीक है, बस हमने इतनी ही डिस्कशन की थी, राइट। इन डिस्कशन के बाद, इससे पहले कि हम आगे मूव करें, हम एक बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको हमने समझ लिया था, बट एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं ताकि पूरा चैप्टर हमें बेस से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो जीन क्या होती है बेटा, जीन जो ओरिजिनल टर्म है ना, दैट वाज गिवन बाय जोहानसन्स। ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जीन बेसिकली क्या है, मैंडल के फैक्टर्स का नाम ही क्या है, जीन्स है। और क्या जीन करती है, जीन करती है कंट्रोल, किसको कंट्रोल करती है, कंट्रोल ट्रेट्स। ठीक है, मतलब डीएनए का एक पार्ट है, डीएनए का एक यूनिट है जो पेरेंट से अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जीन ही है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर कहाँ लेके जा रही है, अपने नेक्स्ट प्रोजेनी, मतलब उनके बेबीज में। तो जीन्स दे कंट्रोल ट्रेट्स। ठीक है, एक ही जीन की दो फॉर्म्स, टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन। जीन ही मैंडल के फैक्टर्स थे बेटा, है ना, याद रखो ये बात। तो टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन, जिसको हमने बोला एलील्स। क्या बोला, एलील्स। तो फैक्टर्स हमने अभी भी डिस्कस किया, मैंडल जी के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है बेटा, पेयर में। वो क्या है, पेयर में। ठीक है, मतलब या तो टी था या टी था या टी और टी था, ये हो गया। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स को। अब ये जो भी मैंने बातें लिखी, कौन सा ट्रेट, ये हाइट के कंट्रोल को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक जीन है, ये दूसरी जीन है, ये तीसरी जीन, सारी हाइट की जीन है। अब देखो इनकी ये दो फॉर्म्स, ये क्या होगी बेटा, ये होगी एलील्स। क्या हो गई, एलील्स। और दीज आर द डिस्क्रीट यूनिट्स, फैक्टर्स मतलब जीन्स इंडिपेंडेंटली, मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखते हुए बिना किसी चेंज के आगे पास ऑन होते हैं। ठीक है, ये होगी बेटा एलील की। जब मैं बात करूंगी पूरी जेनेटिक्स के अंदर होमोजाइगस वर्ड, जाइगस को पकड़ना, जाइगोट। जाइगोट मतलब सेम जाइगोट, मतलब अगर मैं ये वाली कंडीशन लिखूं, ये है होमोजाइगस टॉल, हाइट कैसी है, टॉल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम इंग्लिश अल्फाबेट को, कैपिटल अल्फाबेट को यूज करेंगे एक डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हाइट का जो कैरेक्टर था उसमें डोमिनेंट वाला कैरेक्टर कौन सा था, टॉलनेस, लंबी हाइट वाला, और छोटी हाइट वाला कैसा था, स्मॉल कैरेक्टर, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखती हूँ टी और टी, इट इज होमोजाइगस। अगर मैं ये लिखती हूँ दिस इज होमोजाइगस, बट फर्क क्या है, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब हाइट लंबी है, होमोजाइगस
डोमिनेंट, ठीक है। और अगर मैं ये लिखती हूँ तो इसका मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब मैं एक कैपिटल टी लिखूंगी, एक मैं स्मॉल टी लिखूंगी, इसको मैं बोलूंगी हेट्रोजाइगस। दो डिफरेंट एलील्स आएंगी एक जाइगोट के अंदर, है ना। दे कैन बी डिसिमिलर पेयर एलील्स, मतलब फॉर एग्जांपल, चलो इसको और सिंपल करो। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, मान लो मेरे पास एक है कैरेक्टर, कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन, जीन के दो फॉर्म्स एलील्स, जीन मान लो सॉरी मेरे पास मान लो कैरेक्टर किसका है, हाइट का, है ना, हाइट का कैरेक्टर है। हाइट की दो एलील्स डोमिनेंट हो सकती हैं और रिसेसिव हो सकती हैं, ठीक है। डोमिनेंट होगा तो टॉल, रिसेसिव होगा तो प्लांट स्मॉल। तो ये क्या हुए बेटा, अगर टॉल, टॉल वाला कैपिटल टी भी हो सकता है, टॉल वाला कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, दोनों टॉल है। अगर ये वाली कंडीशन है तो मैं बोलूंगी होमोजाइगस। अगर ये वाली कंडीशन है तो मैं बोलूंगी हेटेरोजाइगस टॉल। है दोनों ही टॉल, बट एक होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है। अगर मैं स्मॉल टी लिखूंगी तो इसको मैं बोलूंगी होमोजाइगस स्मॉल या रिसेसिव, होमोजाइगस स्मॉल या रिसेसिव। आई होप हमें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टर्म अब कभी भी नहीं भूलेंगी, ठीक है। चलो फिर हमने डिस्कस किया फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है बाहर से दिखने में प्लांट कैसे हैं, क्या वो लंबे हैं, क्या वो छोटे हैं, सिर्फ बाहर से दिखने में। तब मैं बोलूंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फिनोटाइप की। जब मैं बात करूंगी हेटेरोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है, तब मैं बात किसकी कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जीनोटाइप की, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ TOT, then it is genotype, और अगर मैं सिंपल लिख रही हूँ टॉल और स्मॉल, then it is phenotype। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, राइट, ओके। फिलियल क्या होता है बेटा, ये होती है बेटा F1 F2, दिस इज जनरेशन। फिलियल का मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। जो पेरेंट्स के क्रॉस के बाद जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलेंगे जनरेशन। दैट जनरेशन फिलियल, है ना। दैट कैन बी F1 F2 F3 व्हाटएवर। मतलब मेंडल जी ने क्या किया, दो प्लांट्स को क्रॉस कराया, फिर उनकी आगे से सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, ठीक है। फिर और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा के उन्होंने प्योर लाइन वाले प्लांट्स इकट्ठे किए। ये सब बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। प्यूनेट स्क्वायर क्या होती है, एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स। क्या वो होमोजाइगस टॉल हैं, क्या वो हेटेरोजाइगस टॉल है, जितनी भी पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकती हैं उनको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास बनी थी एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर के ऊपर हमने एक तरफ लिखे थे बेटा मेल गैमीट्स, एक तरफ हमने लिखे थे फीमेल गैमीट्स, T और T। जब हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम प्यूनेट स्क्वायर। क्या बोलेंगे, प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पर है ये। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम जनरेशन। सेल्फिंग का मतलब लिखो, क्रॉस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम जनरेशन। एक ही मेंबर्स के बीच में क्रॉस करा दो, एक तरह से ऐसे मान लो कि भाई बहन, पौधों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लांट्स के अंदर, तो वहां हम एक ही जनरेशन के मेंबर्स को ले सकते हैं, तो दैट इज नोन एज सेल्फिंग। प्योर लाइन का मतलब ये है, अगर आपने होमोजाइगस कंडीशंस के अंदर मान लो दो प्लांट्स ले लिए, दोनों टॉल हैं, जब आप इनको क्रॉस कराते हो तो आपके पास टॉलनेस का कैरेक्टर आता है, ठीक है। फिर इनकी सेल्फिंग करा दो तो ऐसा कम से कम 4 से 5 जनरेशन तक आप अगर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते रहते हो तो आपके पास ये वाला जो कैरेक्टर है ना होमोजाइगस, जो आपका मान लो फॉर एग्जांपल डिजायरेबल कैरेक्टर होगा, तो ये बन जाएगा बेटा प्योर लाइन टॉल। मतलब होमोजाइगस कंडीशन अगर हमें मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन, अप टू 4 to 5 जनरेशन तक क्रॉस कराने के बाद। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है जब आप एक कैरेक्टर्स को लेके स्टडी कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी सिर्फ हाइट के कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, ऐसा क्रॉस जिसमें मैं एक ही कैरेक्टर को स्टडी करूंगी उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस? जब आप दो कैरेक्टर्स लेंगे, मैंने हाइट के साथ साथ शेप भी ले ली, मैंने हाइट के साथ साथ कलर भी ले लिया, या मैंने शेप और कलर को ले लिया, ठीक है। अगर आप दो कैरेक्टर्स को लेके स्टडी करते हो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, तीन को लेके स्टडी कर रहे हो तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, राइट। चलो अब हमने देखो ये सब कुछ हमने देख लिया था। अब हम आ रहे हैं हमारे यस दिस थिंग ऑल्सो वी हैव डन, ये भी हमने कर लिया था। और अल्फाबेटिकल सिंबल्स के बारे में हमने समझ लिया था, प्यूनेट स्क्वायर के बारे में हमने समझ लिया था। यस हमने ये यहाँ से हमने छोड़ा था। देखो थोड़ा सा आपको यहीं से एक्सप्लेन कर दूं, मैं एक समरी ले रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, देखो मेंडल ने क्या किया, पहली बात हम बात कर रहे हैं किसकी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब कोई भी बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अभी मैं एक ही कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रही हूँ। मैंने कैरेक्टर लिया टॉलनेस का, मैंने कैरेक्टर लिया ड्वार्फनेस कह लो या स्मॉल, ठहरो, मैंने कैरेक्टर लिया हाइट का। मैंने कैरेक्टर कौन सा लेके स्टडी कर रही हूँ मैं, हाइट का कैरेक्टर, ठीक है। तो हाइट का कैरेक्टर एक है, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूँ। मेंडल ने क्या किया था बेटा, प्योर टॉल। अब हम प्योर का मतलब समझ रहे, दिस इज होमोजाइगस टॉल, इसको क्रॉस कराया था होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ। इनके बने गैमीट्स, गैमीट्स समझते हो ना। अब आप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। तो इनके बन गए, ये क्या बन रहे बेटा, गैमीट्स, दीज आर गैमीट्स। इसके क्या गैमीट्स बने, ये, ठीक है। अब जब इनका फ्यूजन हुआ तब देखो F1 जनरेशन आ गई थी। F1 ये पूरी बेटा समरी कर रहे हैं। F1 जनरेशन के सारे मेंबर टॉल थे दिखने में, तो इसका मतलब ये इनका क्या था, फिनोटाइप वाज टॉल, ठीक है। तो अगर हम 4 प्लांट्स हमारे पास आए तो इनमें से एक भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं, छोटी हाइट का प्लांट नहीं था, तो इसको हमने बोला F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स आते हैं टॉल, ठीक है। अब मेंडल जी के मन में आया थोड़ा सा डाउट कि भाई ये छोटा वाला प्लांट कहाँ गया, ठीक है। तो वहीं से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, तो इन्होंने क्या किया, अब इसी जनरेशन को F1 जनरेशन के मेंबर्स को लिया और इनके बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस। तो ये वाले 2 प्लांट्स ले लिए। ये कौन सी जनरेशन थी, दिस वाज F1 जनरेशन। जब इनके गैमीट्स बने तो TOT और इनके गैमीट्स बने TOT। तो जब इन्होंने इनको फ्यूजन करवाया TOT, फिर इसको फ्यूजन करवाया और इसको भी फ्यूजन करवाया और जब इनको भी कराया, ठीक है। तो उन्होंने देखा फिनोटाइप, 3 प्लांट्स उनके पास आए टॉल दिखने में, एक प्लांट आया उनके पास ड्वार्फ दिखने में, ठीक है। ये क्या है बेटा, सारी इनकी फिनोटाइप की बात हो रही है, ठीक है, ओके। फिर उन्होंने जब यहाँ से देखा कि F2 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन के अंदर जो ज़्यादा मेंबर्स थे, वो एक प्रोजेनी के अंदर जो ज़्यादा मेंबर्स अपने पेरेंट से मिल रहे थे, बट एक दूसरा वाला पेरेंट भी अपीयर हो गया। क्या ऑब्जर्वेशन थी, F1 के अंदर द प्लांट्स या प्रोजेनी वर रिजेंबलिंग विद आइदर ऑफ द पेरेंट, कौन सा पेरेंट, टॉल वाला पेरेंट। बट F2 के अंदर दे शो कंप्लीट कैरेक्टर, मतलब ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर भी आ गया, जिसमें से ज़्यादा कैरेक्टर किसके थे, टॉल और ड्वार्फ के, टॉल के, ठीक है। चलो अब देखो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब देखो मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट्स और ये देखा कि ड्वार्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट इन F3 एंड F4 जनरेशन, ठीक है। उन्होंने ये देखा जो ड्वार्फ प्लांट्स थे वो कंटिन्यूसली F3 F4 जनरेशन के अंदर भी प्रोड्यूस होते रहे। यहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस TT, होमोजाइगस स्मॉल। देखो यही वाली चीज आओ दोबारा से। अब उन्होंने देखो जब सेल्फिंग कराई होगी तो उन्होंने एक प्लांट ये ले लिया होगा टॉल और दूसरा ये वाला ड्वार्फ ले लिया, ठीक है। अब इनके बनाओ बेटा गैमीट्स, अब इनके गैमीट्स बनाओ TOT। तो देखो अब क्या होगा, चलो प्यूनेट स्क्वायर पे बना लेते हैं। प्यूनेट स्क्वायर में क्या करना होता है, मान लो ये मैंने लिया है मेल, पोलन ग्रेन देगा जो, ये मैंने लिया है फीमेल जो एग देगा।
तो मैंने मेल वाले लिख लिए हैं यहाँ पर और फीमेल वाले मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, और मेल है इधर, ठीक है। तो टी और टी, टी और टी, देन टी और टी, देन टी और टी, ठीक है। तो ये कौन सी जनरेशन आ गई बेटा? ये आ गई F3 जनरेशन। तो देखो F3 के अंदर ड्वार्फ का कैरेक्टर आ रहा है। इसी तरह से उन्होंने बोला F4 के अंदर भी सेम इन्हीं मेंबर्स को फिर से ले लो, ये जो इनके मेंबर्स आए ड्वार्फ और स्मॉल को, हेट्रोजाइगस कंडीशन और रिसेसिव को, वहां से उन्होंने कंक्लूड किया क्या कि F2 F के बाद F3 F4 के अंदर सेल्फिंग करवाने पर, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद ड्वार्फनेस का कैरेक्टर बार बार अपीयर होता गया, जो F1 के अंदर अपीयर नहीं हुआ था, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर है? बिल्कुल ओके। तब उन्होंने आइडिया दिया कि ये जो जीनोटाइप, जीनोटाइप समझ रहे हो, हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है? उन्होंने बोला कि जीनोटाइप है जो ड्वार्फ छोटे वाले प्लांट्स का, दैट वाज होमोजाइगस। होमोजाइगस स्मॉल टी मतलब रिसेसिव है, स्मॉल टी मतलब रिसेसिव है, होमोजाइगस टी, राइट। What do you think he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? अगर वो टॉल F2 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करवाता तब क्या होता, ठीक है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटाइपिक रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। उन्होंने बोला जो डोमिनेंट ट्रेट जो है उसको हम सिर्फ फिनोटाइप अगर देखें तो वहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जीनोटाइप की by mathematical calculation, but by simply looking at the phenotype of a dominant trait, बात को समझो, फिनोटाइप को आप सिर्फ बाहर से देख के बता दोगे प्लांट लंबा है या प्लांट छोटा है। ध्यान से सुना बेटे मेरी बात, बाहर से देख के आप सिर्फ इतनी बात बता सकते हो कि ये वाला प्लांट लंबा है या छोटा है, बट आप उसका जीनोटाइप कैसे बताओगे, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कॉम्पोजिशन। जीनोटाइप देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए कि अंदर क्या ये होमोजाइगस कंडीशन वाला टॉल है या हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला टॉल है, ठीक है। तो वहां से दैट इज फॉर एग्जांपल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 जनरेशन और F2, क्या इसके पास होमोजाइगस टीटी है या हेट्रोजाइगस टॉल है? composition that cannot be predicted. Therefore, अब यहाँ से एक उन्होंने और कंसेप्ट दे दिया किसका? टेस्ट रॉस का। Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, मैंडल ने क्रॉस किया टॉल प्लांट्स को फ्रॉम F2 विद ड्वार्फ प्लांट, जिसको उन्होंने बोला आ टेस्ट क्रॉस। क्या बोला? टेस्ट क्रॉस, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड देखो, हमने जब हमने बात की थी मेंडल के, हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की जब हम बात कर रहे थे, तब हमारे पास मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास टेस्ट क्रॉस पे हम आ रहे हैं। अभी एक बार दोबारा से समझो, जब हमने मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जब मेंडल ने अपनी ऑब्जर्वेशन कर ली, अपना कंक्लूजन दे दिया, तो वहाँ से उन्होंने दो प्रिंसिपल्स दिए, दो लॉज दिए, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। जब उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन के अंदर सारे प्लांट टॉल, F2 के अंदर टॉल का क्वांटिटी ज्यादा, ड्वार्फ की क्वांटिटी कम, ठीक है। फिर उन्होंने देखा F3 में ड्वार्फ आ रहा है, F4 में ड्वार्फ आ रहा है, आगे आगे ड्वार्फ वाले कैरेक्टर आते जा रहे हैं। वहां उन्होंने बताया कि जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है दैट इज होमोजाइगस स्मॉल टी, होमोजाइगस स्मॉल टी, ठीक है। तो यहां से अब देखो उनका आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, जिनको हम आज की जीन बोलते हैं। फैक्टर्स दे अकर इन पेयर, ठीक है। अब देखो यहीं से करते हैं। देखो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? फॉर एवरी कैरेक्टर देयर आर टू फैक्टर्स, ऐसा मान लो, देयर आर टू फैक्टर्स फॉर एवरी कैरेक्टर, मतलब फैक्टर्स किसमें? पेयर में है। देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव, ठीक है। और डोमिनेंट कैरेक्टर
can express itself in both homozygous as well as heterozygous condition. ठीक है, तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन आप समझते हो, इट कैन बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कंडीशन आ जाएं तब भी ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। मतलब टॉलनेस का कैरेक्टर अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, चाहे उसके साथ रिसेसिव वाली एलील भी या फैक्टर भी क्यों ना आ जाए। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर, दूसरी बात बोल रहे हैं वो रिसेसिव के बारे में। Recessive character can express itself only in homozygous recessive condition। मतलब स्मॉल होने के लिए प्लांट के पास ये वाली कंडीशन आएगी बेटा, ये वाली कंडीशन होगी तभी वो अपने आप को स्मॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा। अदरवाइज कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस किया, दैट इज टॉलनेस। ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आगे आओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद देखो दूसरा लॉ उन्होंने दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब फैक्टर्स दे सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना। फैक्टर्स दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। फैक्टर्स दे सेपरेट, चलो इसको यहां पे लिखते हैं, फैक्टर्स दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, और विदाउट एनी मिक्सिंग, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, और जबकि एक कैरेक्टर F1 के अंदर नहीं दिखाता। ये हुए बेटा दो लॉज, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप हमें ये डेफिनेशन अब बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे आओ। अब आओ बेटा, अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। फैक्टर्स की बात कर ली हमने, एक सेकेंड, अल्फाबेटिकल सिंबल्स की हमने बात कर ली, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और यस अब आ जाओ बेटा। अब फिर वो वाली बात आती है कि ठीक है, बाहर से देख के तो आप बता दोगे कि प्लांट टॉल है या स्मॉल है, बट जीनोटाइप को डिटेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। जब उन्होंने देखा F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, F4 जनरेशन के अंदर रिसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फ वाला भी आ रहा है बार बार, जो F1 के अंदर नहीं आया था, तब उन्होंने ये बोला कि जेनेटिक जो फिनोटाइप है उसको तो चलो आप बता दोगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, बाहर से देख के बता दोगे प्लांट, बट जीनोटाइप बताना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वहां से फिर उन्होंने बोला, टेस्ट क्रॉस का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। टेस्ट क्रॉस का सीधा साधा मीनिंग है किसी भी अननोन जीनोटाइप के बारे में पता करना। ध्यान से सुनो मेरी बात, किसी भी अननोन जीनोटाइप के बारे में पता करना। तो मुझे कैसे पता लगे कि जो प्लांट मुझे बाहर से दिखने में टॉल दिख रहा है, क्या वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। अब जब मुझे इस बात का पता करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी टेस्ट क्रॉस। ठीक है, चलो this he called it test cross. In a typical test cross, एक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या है बेटा, पी प्लांट की बात हो रही है, showing a dominant phenotype. dominant phenotype मतलब हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, होमोजाइगस भी। अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को दोबारा से समझा। Whose genotype is to be determined, इसको क्रॉस करा दो बेटा रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव मतलब स्मॉल टी के साथ, इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग कराने की बजाय, क्योंकि जब जैसे सेल्फ क्रॉसिंग कराते जा रहे थे हर जनरेशन के अंदर मैंडल जी को स्मॉल वाला प्लांट मिल रहा था, अब जो टॉल मिल रहे थे कैसे पता लगे कि होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। तो उसके लिए मैंडल जी ने बोला दिस इज टेस्ट क्रॉस, और एक जो भी अननोन जीनोटाइप है उसको रिसेसिव पेरेंट मतलब स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा दो। राइट, ओके।
The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism, and that shows the result of typical test cross where the violet color flower is dominant over the white color flower. कुछ भी ले लो, ठीक है. प्यूनेट स्क्वायर की बात होगी, हम टेस्ट क्रॉस के अंदर यूज करेंगे तो देखते हैं हमें क्या रेशियोज मिल रही हैं, ठीक है. यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस, कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हम बिल्कुल दे सकते हैं एक डेफिनेशन, ठीक है. चलो यहां से समझो. सबसे पहले समझना मेरा डेफिनेशन समझना. टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? द क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव parent is called the test cross. It is used to identify the genotype of the hybrid, मतलब to unknown जीनोटाइप. बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात बोलूं तो अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए अगर जो क्रॉस किया जाएगा दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, ठीक है. इस पे हम बाद में आते हैं. एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से. मैंने लिया है एक कैरेक्टर, मैं बात किसकी करने जा रही हूँ? मैं बात करने जा रही हूँ टेस्ट क्रॉस की, ठीक है. ओके मैम, तो टेस्ट क्रॉस की जब हम बात कर रहे हैं तो मान लो मैंने कैरेक्टर लिया कौन सा? हाइट का, ठीक है. मैंने देखा जो प्लांट्स थे जो मेरे पास F1 जनरेशन के प्लांट या व्हाटएवर मेरे पास प्लांट्स है टॉल, ठीक है. मुझे अब ये नहीं पता, अब देखो टॉलनेस वाला कैरेक्टर या तो स्मॉल कैपिटल टी हो सकता है या हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट. होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. मुझे ये नहीं पता होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है. अब इस चीज को पता लगाने के लिए मेरे पास मान लो मुझे नहीं पता टॉलनेस वाला जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप मेरे लिए क्या है बेटा? अननोन है, मेरे लिए अननोन है. तो अब मैं क्या करूं? मुझे पता है या तो प्लांट होमोजाइगस टॉल हो सकता है या प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल हो सकता है, ठीक है. तो अब इसका सॉल्यूशन मैंडल जी ने दिया कि इसको क्रॉस करा दो बेटा रिसेसिव पेरेंट से, रिसेसिव कैरेक्टर से. इसको भी क्रॉस करा दो रिसेसिव कैरेक्टर से, ठीक है. सॉरी, मान लो यहाँ पे मेरे है क्वेश्चन मार्क. यहाँ पहले क्वेश्चन मार्क था, मैंने माना कि ये हेट्रोजाइगस टॉल है. यहाँ भी क्या था? क्वेश्चन मार्क था, मैंने मान लिया कि ये होमोजाइगस टॉल है. चलो अब देखो गैमीट्स बनाओ. प्लांट से दोनों के गैमीट्स बने होंगे, है ना. जब हम टेस्ट की बात करें हमें अननोन बताना है. इसके भी गैमीट्स बनाओ. चलो अब इनको कराओ क्रॉस. जब मैं इनको क्रॉस करा दूंगी तो मेरे पास क्या आएंगे? TOT, ठीक है. हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल. सारे के सारे मेरे पास आए 4:0, मतलब 4 प्लांट्स मेरे पास आए टॉल और 0 मेरे पास आया ड्वार्फ, ठीक है. और दैट मीन्स अगर मेरे पास सारे के सारे प्लांट्स टॉल आते हैं, रेशियो आता है 4:0 रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराने पर, तब मैं बोलूंगी जो अननोन जीनोटाइप है दैट इज होमोजाइगस कंडीशन में ही वो टॉलनेस हो सकती है जीनोटाइप की. अब अगर मैंने माना कि ये हो सकता है ये वाला प्लांट भाई हेट्रोजाइगस टॉल हो, ठीक है, इसको भी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दूं, तो यहां देखो अब मेरे पास रेशियो क्या आती है? TOT हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब स्मॉल, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब 50-50 आ गया. 2:2 का रेशियो आ गया, मतलब कौन सा रेशियो आ गया? 1:1. तो अगर हमारे पास 50-50 रेशियो आ जाए, 50 टॉल आ जाए, 50 ड्वार्फ आ जाए, तो वहां से मैं बता सकती हूँ प्लांट कैसा होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट रहा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट रहा होगा. तब मेरे पास रेशियो आएगी 1:1, 50-50 का रेशियो. अगर सारे के सारे टॉल आ रहे हैं दैट मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर 1:1 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. और अगर मान लो जीनोटाइप मेरे पास प्लांट स्मॉल रहा होगा तो इसका मतलब मेरे पास सारे के सारे प्लांट कैसे आएंगे? ड्वार्फ, मतलब एक भी मेरे पास टॉल नहीं आएगा. तो सॉरी, टॉल 0 आएंगे और सारे के सारे प्लांट अगर ड्वार्फ आ रहे हैं तो इसका मतलब जो जीनोटाइप था दैट वाज ड्वार्फ. तो इन रेशियोज के थ्रू आप बता सकते हो अगर 50-50 चांस है, 50% टॉल है, 50% ड्वार्फ है, दैट मीन्स दैट
अननोन जीनोटाइप वाज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अगर सारे के सारे टॉल हैं दैट मींस दैट जो जीनोटाइप था अननोन वाला दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो यही बात हमने अभी भी सीखी है टेस्ट क्रॉस के अंदर। तो टेस्ट क्रॉस में जब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो दिस इज द व्हाइट कलर, दिस इज व्हाइट कलर, इट इज रिसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव ये एक पेरेंट है और इसको हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब क्रॉस किया तो हमारे पास देखो क्या कंडीशन आती है, सारे के सारे प्लांट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टेस्ट क्रॉस। और इधर से हमने क्या लिए, पहले हमने होमोजाइगस रिसेसिव व्हाइट इनको हमने क्रॉस किया। ठीक है, पहली कंडीशन देखो, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है। हमने फर्स्ट टाइम में क्या लिया, दिस इज पर्पल, कौन सा, हेट्रोजाइगस पर्पल, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस, ठहरो, होमोजाइगस डोमिनेंट इस तरफ है ना, और इस तरफ जब जाओगे दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। मतलब ये जो इस प्लांट की क्या जीनोटाइप है, इस पे हमारा क्वेश्चन मार्क था। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, अगर ये हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है तो हम लिखेंगे कैपिटल W स्मॉल w। तो जब हम देखेंगे हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट 50-50 एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट, तो इसका मतलब 1:1 का रेशियो अगर आता है तो अननोन फ्लावर कैसा हुआ, हेट्रोजाइगस। बट अगर अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, जब सारे के सारे कैसे होंगे, वायलेट, मतलब 4:0 का रेशियो आए, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखे सारे, तब हम बोलेंगे दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमने मेंडल जी की टेस्ट क्रॉस के बारे में बात किया और आगे देखो अब हम कर रहे हैं सारा कंक्लूड। जो कुछ भी हमने पढ़ा है सिंपल बातें हैं, हमने पूरे इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़े हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और टेस्ट क्रॉस के बारे में। चलो, Based on his observation on monohybrid crosses, single character वाले crosses के साथ, Mendel proposed 2 general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses। आज इन rules को बोलते हैं principles और laws of inheritance। First law और law of dominance और second law या law of segregation। Law of dominance देखो क्या बोलता है, characters are controlled by discrete unit, जिनको बोला हमने फैक्टर्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब ये है जो चेंज नहीं होते, जो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखते हैं, याद रहेगा। यस, इनको क्या बोला हमने, फैक्टर्स। फैक्टर्स पेयर में होते हैं, यस, फैक्टर्स दे अकर इन पेयर्स, हमने अभी भी समझा। इन ए डिसिमिलर पेयर, जब दोनों डिसिमिलर हो, एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, of factors one member of the pair dominates, कैपिटल वाला कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, पेयर डोमिनेट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, रिसेसिव। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करना है तो विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1। सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 के अंदर हमें सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले थे, टॉल, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर था। And the expression of both in F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at F2. Law of segregation क्या कहते हैं? This law is based on the fact that alleles do not show any blending. Alleles मतलब फैक्टर्स के दो फैक्टर, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की एक ही जीन की फॉर्म, दैट इज एलील्स, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। हालांकि इनमें से जो एक है वो हमें F1 में नहीं दिखा, though the parents contain 2 alleles during gamete formation, the factors, all alleles of a pair segregate from each other so that एक gamete के पास recessive only one of the 2 factor। Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, and heterozygous parent क्या प्रोड्यूस करेगा, एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाला। तो पूरी इसकी बेटा जो समरी है ना वो ये है, इसकी जो पूरी समरी है, एक मिनट, हमने अभी भी कहाँ पे देखा है, हमने सारा कुछ जो लिखा था, जीनोटाइप अननोन, यस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइट, हमने जो लिखा था दैट इज, हाँ,
हमने की थी ये वाली बात, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिनको बोला फैक्टर्स, दीज आर अकर इन पेयर। ये थी बेटा पूरी समरी। और इसी के साथ साथ हमने क्या समझा, हर कैरेक्टर के दो फैक्टर। ये किसकी बात हो रही है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आपको याद रखना है तो सिंपल सी बात है, एक कैरेक्टर के दो फैक्टर, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है हर कंडीशन में, चाहे वो होमोजाइगस टॉल है चाहे वो हेटेरोजाइगस टॉल है। और रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन ओनली एंड ओनली होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है फैक्टर्स they segregate during gamete formation, ठीक है। ये हुई बेटा हमारे मेंडल के दो लॉज। इन दोनों लॉज को प्रूव करने के लिए मेंडल लिए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। साथ ही साथ हमने कर लिया आज की हमारी क्लास में टेस्ट क्रॉस। एंड नाउ इट्स द क्वेश्चन टाइम। तो अब आ जाओ बेटा क्वेश्चंस के आंसर देने पे। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर देंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से हमने एक एक चीज को समझा है, ठीक है। चलो About how many true breeding pea plant variety did Mendel select as pairs which are similar except in one character with contrasting traits? Mendel ने कितने true breeding pea plants लिए? Mendel ने कितने breeding pea plants लिए जिनको उन्होंने एज अ पेयर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कितने प्लांट्स लिए थे, देखो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उनमें से अगर हम बात करें, लेट अस शो यू वेयर ही हैज स्टडीड अबाउट दिस। ओके, यस, सी a true breeding line is one that having undergo continuous self pollination shows stable trait inheritance and expression of self। ये हमने पढ़ा। Mendel selected 14 true breeding pea plant variety as pairs that were similar। ये देखो ये 14, ये एक तरह से 14 प्लांट की हमने वेराइटीज ली। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14। कितने प्लांट्स लिए उन्होंने, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स, दैट इज 14। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। आंसर हो गया है हमारा सी। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, कौन सा कैरेक्टर मेंडल ने यूज नहीं किया, ध्यान रखना है, नहीं किया, है ना। सीड शेप की बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी। फ्लावर पोजीशन की बात हुई थी, यस हुई थी। 7 कंट्रास्टिंग जब कैरेक्टर लिए थे। क्या सीड कलर की बात हुई थी, यस हुई थी। पर क्या कहीं भी हमने पोड लेंथ के बारे में बात की थी कि पोड की लेंथ छोटी होगी या बड़ी, हमने तो प्लांट की लेंथ की बात की थी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following traits of garden peas studied by Mendel was a recessive feature? Recessive feature हमने अभी भी डिस्कस किए थे, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो इनमें से देखो एक्सियल फ्लावर पोजीशन कैसी थी, डोमिनेंट थी या रिसेसिव थी। ग्रीन सीड कलर, ग्रीन पॉड कलर, राउंड सीड शेप। एक बार आपको फिर से दिखा दूं मैं, जब हमने ये लिखा था डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर, बिकॉज ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ध्यान से देखो, इनमें से एक्सिलरी पोजीशन वाज डोमिनेंट, टर्मिनल पोजीशन वाज रिसेसिव। देन आ जाओ पोड कलर की, ग्रीन वाज डोमिनेंट, येलो वाज रिसेसिव। सीड शेप देखो राउंड और लिंकर, सीड कलर देखो येलो वाज, यहाँ पे देखो बेटा फ्लावर का कलर पर्पल और व्हाइट। और जब हम पोड कलर की बात कर रहे हैं तो ग्रीन वाज डोमिनेंट, बट जब हम सीड कलर की बात कर रहे हैं तो येलो वाज डोमिनेंट, ठीक है। तो चलो अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारा that yes, axial flower position this was dominant, green seed color, green pod color, seed color देखो कौन सा था, राउंड सीड शेप। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो पोड का कलर है, सीड का कलर है, दैट इज येलो वन होना चाहिए। सीड कलर शुड बी येलो वन। सी seed color yellow is dominant, green is recessive, और pod color के अंदर green dominant है। और तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बता दो अब जल्दी से।
जल्दी से हमारे क्वेश्चंस का आंसर बता देंगे, ग्रीन पोड कलर और ग्रीन सीड कलर। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा बेटा, दिस इज द रिसेसिव कैरेक्टर पी। ठीक है, चलो दैट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। लेट मी ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे तब तक सीड कलर वॉज, क्या आंसर दिया हमने, हाँ ठीक है, सीड कलर कौन सा था बेटा हमारा, येलो वाला डोमिनेंट। हाँ, हम आ गए थे 4th क्वेश्चन पे। यस, अ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग, मतलब टॉल वाले को क्रॉस किया गया ड्वार्फ से। ठीक है, when the F1 plants were selved, the resulting genotype, देखो इसके तो हमें आगे थे सारे कौन से, F1, these are F1। जब हमने इनकी सेल्फिंग की तो हमारे पास 3:1 रेशियो में क्या आए थे, टॉल और ड्वार्फ। तो हमें क्या बतानी है इसकी, जीनोटाइप। यस, जीनोटाइप। ये क्या थी बेटा, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो। जब मैं जीनोटाइप की बात करूंगी तो 1:2:1 आई थी। 1 क्या था, होमोजाइगस टॉल, 2 क्या थे, हेट्रोजाइगस टॉल, और 1 क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ से देखो, टॉल होमोजाइगस यस, टॉल हेट्रोजाइगस यस, 1 था ड्वार्फ यस। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया बेटा सी। F2 का जीनोटाइप हमसे पूछा था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मैंडल, मैंडल की सक्सेस का बेटा रीजन क्या था, एक तो लार्ज सैंपल साइज था और उन्होंने क्या किया था, एक बारी में एक कैरेक्टर लिया था। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा नहीं, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इनहेरिटेड ट्रेट नहीं, नॉलेज ऑफ बायोलॉजी तो थी ही नहीं बेटा उनको, ही वाज अ मैथमेटिशियन। तो कंसिडरेशन ऑफ 1 कैरेक्टर, एक टाइम में एक कैरेक्टर लेके उन्होंने स्टडी किया, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। According to the Mendelism, which character shows dominance? Dominant character बताना है बेटा। टर्मिनल तो हो गया रिसेसिव, ग्रीन कलर इन द सीड कोट, हमें क्या बताना है बेटा, अकॉर्डिंग डोमिनेंस में है ना, रिंकल सीड, और इधर से बता दो कौन सा कलर हमारा डोमिनेंट था। फिर से एक बार याद करा दूं आपको, दैट डोमिनेंट कलर वाज, फिर से आपके लिए एक बार स्लाइड दिखा रही हूं मैं कि विच कलर इज डोमिनेंट, कौन सा पोर्ड कलर जो था दैट वाज डोमिनेंट। तो ये देखो आपके सामने पोर्ड कलर ग्रीन वाज डोमिनेंट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है कि ग्रीन पोर्ड कलर इज द डोमिनेंस। ठीक है, तो बेटा ये याद रखने हैं आपको, राइट। विद दिस हमने कर लिया है कंप्लीट हमारा लेक्चर नंबर 1, किसका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने पूरे बेस से जेनेटिक्स के अंदर यूज आने वाले सब टर्म्स को हमने समझा। ठीक है, हमने मैंडल्स की सारी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से समझा, और हमने मैंडल्स के जो 2 लॉ थे, बस एक बार वाइंड अप कर देते हैं जल्दी से एक समरी लेकर। 2 लॉज दिए मैंडल ने, अभी 3 लॉज दिए पर हमने अभी तक 2 ही डिस्कस किए। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, फॉर एवरी कैरेक्टर देयर आर 2 फैक्टर्स, 1 इज डोमिनेंट, 1 is recessive. Dominant character can express itself in both homozygous as well as heterozygous condition. ठीक है, और recessive character can express itself only and only in homozygous recessive condition. ये हुआ law of dominance. Law of segregation ये कहता है factors they separate. फैक्टर्स पेयर में होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट है और वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस वाला 2 टाइप के गैमीट्स बनाएगा, मतलब कैपिटल स्मॉल डोमिनेंट और रिसेसिव वाला, और जो होमोजाइगस कंडीशन है वो एक ही टाइप के गैमीट्स बनाती है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टेस्ट रोज के अंदर अगर हमें अननोन जीनोटाइप के बारे में पता करना है तो अननोन प्लांट को, अननोन जीनोटाइप को क्रॉस करा दो किससे, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट प्लांट के साथ, और वहां से अगर 50-50 रेशियो आ जाए हमारे पास प्लांट्स की, तब हम बोलेंगे ये थी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। और अगर
4:0 रेशियो आ जाए हमारे पास, तब हम बोलेंगे दिस वाज द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, राइट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. So it's a time to say thank you, and always remember that you have to learn with a smile.